नमस्कार। सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि 10th क्लास या 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी महीने में होगी। और इसी कड़ी में आपको ये भी पता होगा कि एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिए जाएंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम लिए जाएंगे तो आपको तैयारी भी भरपूर करना होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत अधिक रहता है, इसलिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट क्लास में शुरू कर रहे हैं, इस साल का फर्स्ट क्लास में 10th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ये पॉलिटी का चैप्टर है, आपको पता होगा। पॉलिटिकल साइंस जिसको हम लोग राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, उसका एक चैप्टर है और इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग लेके आए हुए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर आप हो सकता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखें। जब ये चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग प्रैक्टिस करा लेंगे तो फिर एक सेट लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें 5 चैप्टर 6 चैप्टर या पूरा बुक का किताब से पूरे बुक का जो है एक नोट्स मौजूद होगा, जिसमें उसे हम लोग मॉडल सेट कह सकते हैं। और उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपने जांच करेंगे। चलिए आज देर ना करते शुरू करते हैं सत्ता की साझेदारी का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके बीच है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई? तो ये समय है 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी। क्या है समय? 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी। दूसरा सवाल है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है। मतलब बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले सबसे अधिक लोग हैं, मतलब कौन भाषा बोलने वाले सबसे अधिक लोग हैं। तो आपको पता है कि बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती थी, डच, फ्रेंच और जर्मन। ये तीनों भाषाएं बोली जाती थी। उसमें से डच जो है वो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। कौन सा है सबसे अधिक बोले जाने भाषा? कौन सा है? इस सवाल को इस तरह भी पूछ सकता है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग, मतलब अधिक से अधिक लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। अगर ये पूछेगा सवाल कि डच भाषा बोलने वाले लगभग कितने लोग थे, तो आप क्या कहेंगे? 80% लोग। कितना कहेंगे? 80% लोग। तो 80% लोग क्या बोलते थे? डच बोलते थे। तो सवाल देखिए कुछ भी हो सकता है, आंसर वही होगा। क्या होगा? डच होगा। तीसरा सवाल आपके बीच, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती? अभी हमने बताया कि बेल्जियम में तीनों भाषाएं बोली जाती थी। बेल्जियम में डच बोला जाता था, बेल्जियम में फ्रेंच बोला जाता था और बेल्जियम में जर्मनी बोला जाता था। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी, तो आप इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी है, इनमें से कौन है, ये सब पूछा हुआ है। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम में डचों की आबादी कितना है? तो डचों की आबादी पूछ रहा, भाषा नहीं पूछ रहा, कंफ्यूजन नहीं होने का। डचों की भाषा और डचों की आबादी। भाषा कितने? देखिए आप, भाषा बोलने वाले डच कितना थे? तो 80%। कितना थे? लेकिन आबादी कितना था? आबादी मात्र 59% था। आबादी कितना था? 59%। श्रीलंका में तमिल देश की तुलना में जनसंख्या कितना, मतलब श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या कितना था? तो 18%। कितना था? 18%। 1956 में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था श्रीलंका में? तो वो सिंहली था। कौन सी भाषा थी? तो सिंहली था। आपको पता होगा ये तमिल जो 18% है वो भारतीय तमिल भी आते हैं, भारत से भी तमिल गए थे, वो तमिल भी आते हैं। तो श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र भाषा बना दिया गया था? राजभाषा बना। राजभाषा मतलब ऐसी भाषाएं जो राजकाज की भाषा, मतलब सामान्य रूप से काम आए। इसे भारत की राजभाषा हिंदी है। हम लोग बहुत बार ये कहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है। जो राजकाज की मतलब जो काम में पूरा लाया जाए, जो भाषा किसी भी तरह के गैजेट्स में, किसी भी तरह के चीजों में लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच देखते हैं। सामूहिक सरकार का उदाहरण किस देश में है? किस देश में मिलता है? तो सामूहिक सरकार का उदाहरण बेल्जियम में मिलता है। कहां मिलता है? बेल्जियम में। अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली में लगभग 1-1.5 साल पहले जो है आपको श्रीलंका में भी सामूहिक सरकार का उदाहरण मिल जाएगा। कब? अगर आपको याद होगा कि श्रीलंका में बहुत अधिक महंगाई बढ़ गई थी कोविड के बाद, और वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जिसका नाम गोटाबाया राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे था, दोनों को भागना पड़ा। और वहां के जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने मिलकर सामूहिक सरकार बनाया।
तो सामूहिक सरकार बेल्जियम में बना था। कब बना था? तो एक सामूहिक सरकार का उदाहरण था जो 1956 के बाद बना था। 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम को संविधान को कितनी बार संशोधन किया गया? तो लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज करते, 3 बार कहते, नहीं 4 बार होगा। ठीक है, तो 1970 से लेके 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान को 4 बार संशोधित किया गया। कितनी बार? 4 बार संशोधित किया गया था। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ बहुसंख्यक लिखा हुआ है। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? देखिए, ब्रुसेल्स में सबसे अधिक फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी, लेकिन वहां बोला जाता था डच। ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से कितने समृद्ध और ताकतवर थे? अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी तुलनात्मक रूप से किससे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो सवाल से घुमा रहा है, आप ध्यान से देखिए। बोल रहा है अल्पसंख्यक फ्रेंच, जो फ्रेंच बोलने वाले अल्पसंख्यक थे, जो फ्रेंच बोलने वाले अल्पसंख्यक थे, किससे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो किससे होंगे? डच वाले से। हम पहले बोल चुके हैं कि डच बोलने वाला ज्यादा था, उसकी संख्या कम थी और वो समृद्ध नहीं थे। डच ज्यादा समृद्ध था और संख्या कम होने के बावजूद भी समृद्ध होने के कारण वो लोग अपने आप को ताकतवर मानता था। श्रीलंका के मुख्य जातीय ग्रुप कौन से हैं? तो सिंहली तथा तमिल। श्रीलंका के मुख्य जातीय ग्रुप कौन से हैं? सिंहली और तमिल। श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका में कौन सा धर्म अपनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म। अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। निम्नलिखित में कौन सी जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? तो फ्लेमिश। बेल्जियम में एक और बड़ी आबादी है जो इनमें से आता है, बेलूल, जर्मन और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ आप कहेंगे फ्लेमिश कैसे आ गया? भाई ऑप्शन उस अनुसार से दिया है, हमको फ्लेमिश में टिक लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये चारों ऑप्शन में से फ्लेमिश जो है बड़ी आबादी का क्षेत्र था। तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप देखिए आप बताएं अभी तो कि नहीं डच वाला जा रहा था आबादी में, अभी आप बताएं कि नहीं फ्रांसीसी भाषा बोलने जा रहा था। नहीं, आपको ऑप्शन के अनुसार भी चलना पड़ेगा। बोल रहे निम्नलिखित में किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? तो फ्लेमिश। भारत में क्षेत्रीय सरकार का दूसरा नाम क्या है? तो राज्य सरकार। जो क्षेत्रीय सरकार होती है, हमारी राज्य सरकार जिसको बोलते हैं, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, बंगाल सरकार, तो इसे क्षेत्रीय सरकार भी कहा जाता है। प्रांतीय सरकार भी हम लोग कह देते हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण? निम्नलिखित में कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? 2 कारण है, एक युक्तिपरक कारण भी होता है सत्ता की साझेदारी और एक नैतिक कारण भी होता है। तो हम लोग यहाँ सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों दिया है, तो ए और बी की तरफ चलेंगे। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है? तो लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी। जब सत्ता की साझेदारी रहेगी तो क्या होगा? टकराव कम होगा। जैसे भी देखिए, मोदी सरकार स्टेबल सरकार है, किसी तरह का सत्ता की साझेदारी नहीं है, विवाद देखिए कितना अधिक है। 2014 में जब सरकार बनी तो लोगों को लगा बहुत बढ़िया होगा, चलेगा, 5 साल सरकार चलाई, 2019 में एक बार और सरकार बनी। अब देखिए सरकार के बीच और विपक्ष के बीच कितने विवाद है, जनता के बीच कितने विवाद है, बहुत सारा। जो इच्छा करता है तब जब मन तब लागू कर देता है, जैसे मन वैसे लागू कर देता है। जनता के हित, समाज का हित, व्यक्ति का हित नहीं सोचा जाता। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजें। मतलब अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो ये मान के चलिए कि सरकार धीरे धीरे डिटेक्टरवादी, हिटलरवादी सरकार जैसे बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा है क्या? सत्ता की साझेदारी। अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो हर किसी के हित के बारे में बात किया जाएगा। श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का कारण क्या था? तो सबसे बड़ा तनाव का कारण था बहुसंख्यकवाद। जिसकी आबादी ज्यादा अधिक होगी उसके बीच सरकार, मतलब जिसकी आबादी ज्यादा थी वो सरकार में नहीं थी, सत्ता में नहीं थी, जिसकी आबादी कम थी वो थी। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता को किस प्रकार का सरकार बनती है? तो हम लोग कह सकते हैं गठबंधन सरकार। अगर आप झारखंड की राजनीति को समझेंगे तो झारखंड में भी 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाई है। एक पार्टी जेएमएम है, एक पार्टी कांग्रेस है और एक पार्टी लालू यादव की पार्टी है आरजेडी। ये 3 पार्टी मिलकर सरकार बनाई है और इसके मुखिया है हेमंत सोरेन। ठीक है, और इसलिए हम लोग इस सरकार को गठबंधन सरकार कहेंगे। एक तो हुआ इस टाइप का सवाल पूछेगा, कभी कभी सवाल इस टाइप के भी पूछ दिए जाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल है जिसमें आपको खाली जगह दिए रहेंगे, 2 ऑप्शन रहेंगे और एक आपको ऑप्शन भरना होगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा खाली जगह क्या है।
वो डैश सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों का बंटवारा करता है। तो सैनिक तो अधिकार का बंटवारा नहीं कर सकता है, तो कौन करेगा? संघ करेगा। तो संघीय स्तर जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा करती है। नेक्स्ट, देश में विभिन्न समाजों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। तो तानाशाह सरकार में देखिए, अगर आपको कहेगा तानाशाह, तो तानाशाह सरकार में साझेदारी कैसे होगी? तानाशाह है तो वो अपना मनमानी करेगा। तो सामुदायिक सरकार में, कहां होगा? सामुदायिक सरकार में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, अभी आपको बताए थे हम लोग कि 48 में। ध्यान दीजिए, पूरा डेट नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ 48 की तरफ चलेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यक हैं। किस भाषा बहुसंख्यक है? तो सिंहली बोलने वाले लोग अधिक हैं। श्रीलंका की कुल आबादी, सिंहलियों की आबादी कितना है? तो आपको पता था कि सिंहलियों की आबादी अधिक है, 74% अधिक है, 74% है सिंहलियों की आबादी। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण क्या है? तो सामुदायिक सरकार। क्या है? सामुदायिक सरकार। सांप्रदायिक सरकार नहीं होगा, क्योंकि सांप्रदायिक सरकार बहुत सारा हो जाएगा। सामूहिक सरकार का मतलब एक साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही है। निम्नलिखित में श्रीलंका की राजभाषा घोषित कब किया गया? बस श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। शासन के विभिन्न अंग के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण। निम्नलिखित देश ने अपने यहाँ विभिन्न समूहों के आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्ण सामंजस्य स्थापित किया। ये किस जगह था जहां सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने का प्रयास किया गया? तो ये बेल्जियम था। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच डैश को कम करती है, ये टकराव को कम करती है। किसको कम करती है? टकराव को कम करती है। बेल्जियम में शासन व्यवस्था लाकर भाषा के कारण उत्पन्न तनाव को खत्म किया गया और ये था संघीय शासन व्यवस्था। तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपसे हम ये कहेंगे कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको सोशल साइंस, एसएसटी, मैथ, साइंस और इंग्लिश और साथ में हिंदी, यानी पूरा ऑल ओवर विषय के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे धीरे धीरे। और आपको जिस विषय में आपको बताना हो, अगर हम देखें तो आपको हम सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। आप जितना समय हमारे साथ देंगे, आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, तो आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आपको आशा दिलाएंगे कि हम इस वर्ष आपको हर समय मदद करते रहेंगे। और आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।